मौसी जब स्टोर रूम से बाहर आई तो उनकी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। वहाँ के हालात और दिशा के चोट को सोचकर वो समझ गई थी कि यहाँ क्या हुआ होगा। जब वो स्टोर रूम से लौटते हुए अपने कमरे की तरफ आई तो उनका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था और वो अभी भी काफी डरी हुई थी। खुद को शांत करते हुए उन्होंने अपना कमरा बंद किया और हाथ धुलने के बाद वो एल्बम पलटने लगी। उस एल्बम में मौजूद फोटोज को देख कर के मौसी के खुशी की कोई सीमा ही न रही। अभी तक जो परेशानी उनके चेहरे पर झलक रही थी वो एकदम से गायब हो गई। उनके चेहरे की चमक एकदम से बढ़ गई थी। उस एल्बम में प्रेरणा साहिबा और दिशा के बचपन की काफी सारी तस्वीरें थी। इसे देखकर वो खुश हो गई कि दिशा जब आएगी और इसको देखेगी तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी। उन्होंने उस एल्बम को पलटना चालू किया तो उसमें एक ऐसी भी तस्वीर थी जिसमें वो खुद भी शामिल थी और वो अपनी माँ की गोद में थी, लेकिन काफी कम उम्र होने के कारण वो इन फोटो की यादों को समेट नहीं पा रही थी। तस्वीरें देखते हुए उनका मूड काफी हद तक हल्का हो गया था। वो एल्बम देखते जा रही थी कि अचानक से उनके हाथ एक जगह रुक गए। उन्होंने तस्वीर में देखा जिसमें प्रेरणा साहिबा दिशा के साथ थी और अपने समुद्री पोर्ट पर मौजूद थी, जहां पर काम करने वाले बच्चे भी उनके साथ खड़े थे। उसमें प्रेरणा साहिबा दिशा को अपनी बाहों में भरकर किस कर रही थी और उसके साथ ही बाकी बच्चे मुस्कुराते हुए एक किनारे खड़े थे। मौसी की नजर उन बच्चों में खड़े जुड़वा बच्चों पर टिक गई जो सामने देखने के बजाय दिशा को देख रहे थे। मौसी काफी ध्यान से उन दोनों बच्चों को देखने लगी। उन दोनों बच्चों का चेहरा उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। उनको जब ध्यान नहीं आया कि उन्होंने उन दोनों को कहाँ देखा है तो उन्होंने उस एल्बम के पेज को पलट दिया। इसके साथ ही वो बाकी तस्वीरें देखती रही, लेकिन अंत में उनके हाथ फिर एक तस्वीर लग गई जिसमें वो दोनों जुड़वा बच्चे बाकी बच्चों के साथ खड़े थे। उन दोनों ने लाल टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर काफी बड़ा C और B लिखा हुआ था। उनके हाथ में गिटार भी था जिसे शायद वो बजा रहे थे और सारे बच्चे खिलखिलाते हुए ताली बजा रहे थे। इस तस्वीर में उन जुड़वा बच्चों की मुस्कान देखकर मौसी फिर सोच में डूब गई, लेकिन उनका दिमाग जब साथ नहीं दिया तो उन्होंने एल्बम बंद करके रख दिया और बेड पर लेटकर टीवी देखने लगी। इधर दिशा विराज और विक्टर के साथ गांव में बढ़ गई थी। गांव के इस रूप को देख करके उसे तो ध्यान भी नहीं आ रहा था कि कभी वो इस गांव में आई भी थी। उनकी गाड़ी गांव के एकदम बीचों बीच जाकर रुक गई। गांव में अभी भी पक्के घर के नाम पर एक मंजिला मकान 2-3 जगह थे। गाड़ी रुकते ही विक्टर जब अपने गांव को देखने लगा तो उसके आंखों के सामने वो सारी यादें ताज़ा हो गई जो इस गांव के गली गली में उसने अपने वक्त में गुजारे थे। वो गाड़ी से उतरकर बाहर आया और विराज दिशा को अपने घर की तरफ इशारा करते हुए बोले तो 7 ईयर बीत गया होएगा। अपन इधर इच घर देखकर इमोशनल हो गया। दिशा विक्टर को इस तरह बात करता देखकर मुस्कुराने लगी। अपने घर वापस लौटने पर कैसा एहसास होता है, दिशा से बेहतर यह कौन जान सकता था। विराज ने भी जब विक्टर को इमोशनल होता देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इस दुनिया में आधे से ज्यादा या कह सकते हैं कि 90% आबादी सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जीती है। ऐसे में परिवार का क्या महत्व होता है यह मैं समझ सकता हूँ। इतने सालों तक इनसे दूर रहकर तुमने काफी सारे सुनहरे पलों को खो दिया है। हम चाहते हैं कि तुम वापस से इनके पास जाओ और हवेली से ज्यादा अब तुम अपने परिवार की तरफ ध्यान दो। इन लोगों को तुम्हारी जरूरत है। अगर आज तुम इनकी मदद नहीं करोगे तो बचपन से तुम्हें बड़े करने वाले तुम्हारे पिता की आखिरी उम्मीद टूट जाएगी। हम मानते हैं कि तुम्हारा जन्म कहीं और का है, पर तुम पले बड़े इसी मिट्टी में हो। इनको तुम अब चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर विक्टर ने अपनी गर्दन विराज के तरफ घुमाया और कहा, ये तुम क्या बोलता है? अपन का फर्स्ट लव इंडिया है। अपन कहीं का हो बट अब इधर इंडियन बन गेला है। दिशा जो विक्टर के बगल में खड़ी हुई थी, अचानक से उसे कुछ मजाक सूझा और उसने विक्टर से कहा, सेकंड लव कौन है तब? ये सुनकर विक्टर ने दिशा की तरफ देखा और फिर बोला, तुम। फिर अपन की फैमिली है। ये सुनकर दिशा इमोशनल हो गई और तुरंत ही विक्टर के कसकर गले लग गई। विक्टर भी दिशा का बाल सहलाने लगा। ये देखकर विराज विक्टर के सामने आ गया और उसे घूरते हुए बोला, विक्टर, ये सही नहीं है। ये लड़की मेरे गले लगने पर कितने नखरे करती है और अब देखो मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सुनकर दिशा ने आंखें बड़ी करके विराज की तरफ देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया, पर विराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर विक्टर हंसने लगा। दिशा ने अपनी शर्म और झेप हटाने के लिए विक्टर से कहा, अब घर के अंदर भी चले या फिर फोर्थ लव यानी कि मेरी कैफे की ओनर के साथ गृह प्रवेश करेंगे। दिशा ने ये जैसे ही कहा, विक्टर हकबका गया। वो हड़बड़ा कर विराज का चेहरा देखने लगा तो विराज दिशा का मुंह बंद करके बोला, दिशा अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, अंदर चलते हैं। ये तीनों गाड़ी से निकलकर बाहर बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर अपने आसपास के लोगों पर पड़ी जो उन तीनों को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे।
उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन लोगों को पहचान भी रहे थे, लेकिन उनके पीछे खड़े हुए उन गार्ड को देखकर वो उनके करीब आने की हिम्मत नहीं उठा पा रहे थे। हवेली के गार्ड की छवि गांव वालों के सामने बहुत ही बुरी थी। उन लोगों ने कभी भी गांव के किसी भी आदमी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए गांव का कोई भी आदमी उनका सामना नहीं करना चाहता। विक्टर ने जब सभी गांव वालों पर नजर घुमाई तो उनमें से वो कई लोगों को पहचानता था, लेकिन उसने अपना समय घर के बाहर बर्बाद करने के बजाय घर के अंदर जाना ही सही समझा। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, उनकी नजर बिट्टू पर पड़ी जो बाहर बरामदे में खेल रहा था। विक्टर बिट्टू को हैरानी से देखने लगा क्योंकि वो उसे पहचान नहीं रहा था। इस पर दिशा ने विक्टर को बताया कि यह तुम्हारे बड़े भाई का बेटा है बिट्टू दिशा को देखते ही आकर उसके गले लग गया और विक्टर को पहचानने की कोशिश करने लगा, तो दिशा ने उसे भी बताया कि यह तुम्हारे विक्टर चाचा है। पहले तो वो कुछ देर तक विक्टर को उसके लुक के वजह से घूरता रहा, लेकिन उसके बाद वो तुरंत ही मुस्कुराते हुए विक्टर के गले लग गया। विक्टर को बिट्टू से इस तरह गले मिलकर काफी अपनापन महसूस हो रहा था। दिशा ने घर के अंदर देखा तो बिट्टू की मां एक किनारे बैठी साग काट रही थी और घर के दूसरी तरफ दीवार के पास हवेली के बूढ़े माली व्हील चेयर पर बैठे थे। बिट्टू जब विक्टर का हाथ पकड़कर अंदर ले गया तो विक्टर को देखते ही बूढ़े माली की आंखों में चमक आ गई। बिट्टू की मां अपने किए पर काफी ज्यादा पछता रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि वो लोग उससे किसी भी बात की शिकायत नहीं कर रहे हैं तो वो समझ गई कि उसकी मजबूरी इन लोगों को समझ में आ गई है कि आखिर उसे ये सब क्यों करना पड़ा था। अपने खुद के पिता जैसे ससुर की यह हालत करने के बाद वो गिल्ट में जी भी नहीं पा रही थी। विक्टर को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। विक्टर अपने परिवार के साथ मिलजुल रहा था और आपस में वो लोग सारे अपने गिले शिकवे दूर कर रहे थे, लेकिन इस बीच दिशा की नजर उस बूढ़े माली पर थी। विराज उनसे घुटने के बल बैठकर बातें कर रहा था। उनकी हालत ऐसे देखकर वो कुछ सोचने लगी। उस बूढ़े माली की हालत ठीक वैसे ही थी जैसे दिशा के पापा की थी, इसलिए दिशा के मन में ये सवाल उठने लगा था कि जब हवेली वालों ने बूढ़े माली काका पर हमला करके उनकी ऐसी हालत कर दी है तो उसके पापा की भी हालत कुछ ऐसे ही थे। कहीं उसके पापा पर भी ये हवेली वालों ने ही हमला करवाकर उनकी ये हालत नहीं न की थी। इसलिए बार बार उसकी नजर व्हील चेयर पर बैठे उस बूढ़े माली पर ही जा रही थी। विक्टर अपने परिवार से मुलाकात करने के बाद घर से बाहर आया। गांव के कुछ लोग घर के बाहर ही खड़े थे और वो अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर चल क्या रहा है। विराज और दिशा भी अब गांव वालों से बातें करने लगे थे, तो गांव वालों के मन से भी उन लोगों के पास खड़े 2 गार्ड का डर दूर हो चुका था। गांव वाले हवेली के कंपनी की काफी शिकायतें भी कर रहे थे। उनके बातों को दिशा और विराज अच्छे से नोटिस कर रहे थे। दिशा को देखने के लिए कई सारे लोग आ गए थे। दिशा और विराज बिट्टू की मां के हाथ से बने चाय को पीते हुए गांव वालों की बातें सुन रहे थे। इधर ऑफिस में पहुंचकर आलिया की मां कंपनी के 80% शेयर की नीलामी का पोर्टल खोल चुकी थी, जिसमें कई सारी कंपनियां बोली लगा रही थी। किसी को भनक नहीं थी कि वो ये काम इतना जल्दी कर लेंगी। दिशा और विराज गांव में व्यस्त थे और रणविजय भी अपनी बहन के इस तेजी से हैरान था। साथ ही बहुत खुश भी था कि अब जल्द ही वो लोग ये कंपनी बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। नीलामी लगाने के लिए खुद एडवोकेट ब्रिजेश्वर से उन्होंने फेक पेपर बनवाए थे। पैसा मिलते ही ये लोग गायब हो जाने वाले थे। उसके बाद जो भी होता वो सब दिशा और खरीदने वाले का मैटर होता। वो लोग बाद में अपना समझते कि दिशा को अब पैसा लौटाना है कि कंपनी बेचनी है। इस धोखाधड़ी के बारे में विराज को भी अच्छे से ब्रिजेश्वर ने कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, क्योंकि उसे अच्छा खासा कमीशन मिला था। इस बारे में आलिया की मां और रणविजय के अलावा खुद कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर या फिर उसके किसी एम्प्लॉय को भी भनक नहीं थी। आलिया घर पर अपना सामान पैक करना शुरू कर चुकी थी। इसके साथ ही वो अपनी मां के भी सामानों को रख रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कल शाम को ही उन्हें पैसा वापस मिलेगा और वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। आलिया की मां ने बाकायदा दुबई के लिए टिकट भी खरीद लिए थे। ये सब तैयारियों को देखने के बाद रणविजय को समझ में आया कि उसकी बहन इतना रिलैक्स होकर सबके साथ हंस बोल क्यों रही थी, क्योंकि वो पहले से ही अपनी सारी तैयारी कर चुकी थी और तैयारी भी इतनी जबरदस्त कि दुश्मन को हवा लगे बगैर वो लोग इस जमीन से उड़ान भरने वाले थे। सब कुछ छुप छुपाकर मगर तेजी से हो रहा था। इधर पणजी से जब सिया वॉशरूम से वापस आई तो उसने देखा कि अभिमन्यु ऑफिस में मौजूद सभी लोगों को इस बात के लिए डांट रहा था कि वो सिया के फालतू डिस्कशन को छोड़ करके प्रोजेक्ट पर ध्यान दे। अभिमन्यु की इस बात को भी सिया ने नेगेटिव ही लिया। सिया के साथ साथ बाकी लोग भी इस बात को नेगेटिव ही समझ रहे थे कि अभिमन्यु भी सिया से चिढ़ा हुआ है, पर प्रोजेक्ट हेड को ये सब रास नहीं आ रहा था। अभिमन्यु सबको वार्न करके वहां से चला गया।
उसके जाते ही सिया सबके बीच आई और वापस से टेबल पर बैठकर मुंह में कॉफी की स्ट्रॉ डालकर कंप्यूटर चलाने लगी। सारी प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी थी और अब क्लाइंट के आने का इंतजार हो रहा था। इसी बीच फिर से सिया की बहस छिड़ चुकी थी, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में उसका जाना किसी के गले नहीं उतर रहा था। उन्हें इस बात का डर भी था कि सिया अपने लैंग्वेज और पर्सनैलिटी के चलते उनको मिलता हुआ प्रोजेक्ट भी कैंसिल न करवा दे, वरना उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पर सिया ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वो पेन ड्राइव लेकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। जाते वक्त उसने पेन ड्राइव प्रोजेक्ट हेड के हाथ में दिया और आगे बढ़ गई। वहीं कुछ लोग प्रोजेक्ट हेड से इस बात पर बहस कर बैठे कि सिया को मीटिंग में जाने का मौका मिल रहा है, पर उन्हें उस मीटिंग में जाने का मौका आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। जबकि मीटिंग में केवल गिने चुने लोग ही जा रहे हैं, तो उसमें सिया का नाम कैसे आ सकता है। प्रोजेक्ट हेड उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि मीटिंग में कौन जाएगा और कौन नहीं ये बात डायरेक्टर डिसाइड करते थे, और डायरेक्टर विराज ने डिसाइड कर दिया था कि सिया को इस मीटिंग में जाना है तो जाना है। इसी बीच बहस छेड़ते हुए वो लड़की जो शुरू से ही सिया को ताने मारे जा रही थी, उसने जब देखा कि सिया मीटिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी है तो वो खुद उसकी तरफ बढ़ गई और सिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरह घुमाते हुए काफी तेज आवाज में बोली, अभी डिस्कशन हो रहा है ना कि मीटिंग में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, तो तुम पहले ही जाने लगी। तुम खुद को समझती क्या हो, बदतमीज। ये कहकर सिया ने अपना हाथ झटक कर छुड़ाया और सीधे मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही जिन लोगों को मीटिंग में जाने के लिए डिसाइड किया गया था, वो लोग भी अपनी फाइल्स और एक जरूरी कागज लेकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गए। उन लोगों की मीटिंग रूम में जाती ही वो लड़की गुस्से में प्रोजेक्ट हेड की तरफ बढ़ गई। प्रोजेक्ट हेड टेबल पर सारा सामान रखकर और नीचे झुककर कुछ उठा रहा था कि इसी बीच इस लड़की ने टेबल पर रखा पेनड्राइव उठाया और गुस्से में खिड़की के बाहर फेंक दिया और फिर वहां से कैफेटेरिया में चली गई। पणजी में अभिमन्यु के ऑफिस में सिया के साथ साथ वो सारे क्लाइंट मीटिंग रूम में पहुंच चुके थे, जिन्हें मीटिंग अटेंड करने के लिए चूज किया गया था। सिया मीटिंग हॉल में आकर के उस लड़की के बगल में जाकर बैठी थी जो उसकी साइड लेकर बाकी उसे लड़ रही थी। उस लड़की ने जब सिया को उदास देखा तो वो उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम घबराओ मत, लाइफ की जर्नी में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। वो लड़की न हमेशा सबसे इसी तरह रुडली बात करती है, पर दिल की अच्छी है। वैसे तुम बिल्कुल भी डरना मत, यहाँ कुछ नहीं होगा। सिया ने जब अपने बगल में बैठी लड़की की बात सुनी तो वो सोचने लगी कि ये लड़की मुझे इतना मोटिवेट क्यों कर रही है। तभी उसकी नजर उस लड़की के पैरों पर गई जो बुरी तरह से कांप रहे थे। शायद वो लड़की पहली बार किसी मीटिंग को अटेंड करने वाली थी, इसलिए वो काफी ज्यादा डर रही थी और अपना ध्यान भटकाने के लिए वो सिया को मोटिवेट कर रही थी। उस लड़की को इस तरह डरा देखकर सिया मुस्कुराते हुए उससे बोली, यू समझाएंगे मुझे या खुद को, यू ऑलरेडी बहुत डरी हुई हो। ये सुनकर उस लड़की ने फीकी सी मुस्कान दी और मुंह बनाकर सामने देखने लगी। कुछ ही वक्त तो बीता होगा कि मीटिंग हॉल में क्लाइंट आ गए। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो 3 लोग काफी तेजी से मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ रहे थे और उन लोगों को आता देख उसके बगल में बैठी लड़की और ज्यादा कांपने लगी थी। उसे सिर्फ मीटिंग हॉल में बैठने पर ही इतना ज्यादा डर लग रहा था। क्लाइंट को बैठाकर अभिमन्यु सबसे उनका इंट्रोडक्शन करवाने लगा, पर सिया ने जैसे ही इंट्रोडक्शन देने के लिए अपना मुंह खोला, अभिमन्यु ने आंख दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और खुद ही उन लोगों से बोला, मीट हर, शी इज सिया। ये सुनकर क्लाइंट अभिमन्यु की तरफ देखकर बोले, इज शी स्पेशल? इनका इंट्रोडक्शन आप क्यों दे रहे हैं? ये सुनकर वहां अभिमन्यु के साथ साथ ऑफिस के बाकी लोग भी मन ही मन सोचने लगे कि अगर सिया क्लाइंट को अपना इंट्रोडक्शन दे दी होती तो उसी वक्त उसकी लैंग्वेज से सारा काम चौपट हो जाता। फिलहाल अभिमन्यु ने ये बात संभालने के लिए ही सिया का इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन क्लाइंट इस चीज को अलग ही वे में ले रहे थे। अभिमन्यु ने इंट्रोडक्शन देने के बाद देखा तो मीटिंग हॉल में अब तक प्रोजेक्ट हेड नहीं आया था। अभिमन्यु ने दरवाजे की तरफ 2-3 बार देखा और कुछ देर तक इंतजार भी किया, लेकिन जब प्रोजेक्ट हेड नहीं आया तो वो खुद क्लाइंट को वेट करने को बोलकर मीटिंग हॉल के बाहर चला गया। क्लाइंट को इस तरह छोड़कर मीटिंग हॉल के बाहर जाना काफी अजीब बात थी, इसीलिए वहां मौजूद सारे एम्प्लॉय एक दूसरे को देखकर इशारे से बात करने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रोजेक्ट हेड अब तक मीटिंग में नहीं पहुंचे। अभिमन्यु जैसे ही बाहर पहुंचा, उसने देखा कि प्रोजेक्ट हेड अपने केबिन के सारे फाइलों को उलट पुलट कर कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु ने वहां पहुंचकर जैसे ही प्रोजेक्ट हेड को आवाज लगाई, वो सकपका कर खड़ा हो गया। अभिमन्यु ने उसे झल्लाते हुए कहा, यह क्या बचपना है तुम्हारा? अंदर क्लाइंट बैठे हैं और तुम अब तक वहां पहुंचे नहीं हो। जल्दी से पेनड्राइव और बाकी जरूरी पेपर्स लेकर वहां आओ। ये बोलकर अभिमन्यु जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, प्रोजेक्ट हेड ने जल्दी से कहा, सर पेनड्राइव नहीं मिल रही है।
ये सुनकर अभिमन्यु के कदम रुक गया और वो पीछे मुड़कर प्रोजेक्ट हेड को घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? इस पर प्रोजेक्ट हेड ने अपने सूखे गले को गिला किया और धीमी आवाज में कहा, सर वो पेनड्राइव पता नहीं कहाँ चली गई। इस पर अभिमन्यु जोर से उसे डांटना चाहता था, लेकिन क्लाइंट लोगों की मौजूदगी में उसने अपनी आवाज को दबाते हुए गुस्से में कहा, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? इस वक्त इस बात को कहने का मतलब तुम समझ सकते हो। इस तरह की गलती की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जल्दी से खोजो कहाँ गई पेनड्राइव। इस पर प्रोजेक्ट हेड ने लगभग रोनी सूरत बनाते हुए कहा, सर मैंने पूरा खोज लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि सिया ने मीटिंग रूम में जाते हुए पेनड्राइव मेरे हाथ में दी थी, लेकिन उसके बाद पेनड्राइव कहाँ गई मुझे याद ही नहीं आ रहा है। सिया का नाम सुनते ही अभिमन्यु गुस्से से लाल पीला हो गया, लेकिन तभी तुरंत ही उसके फोन पर कोई मैसेज आ गया। उसने चेक किया तो वो विराज का मैसेज था, जिसमें लिखा हुआ था, मीटिंग खत्म होने के बाद रिजल्ट के बारे में मुझे तुरंत ही नोटिफाई करना, ऑल द बेस्ट। यह मैसेज देखते ही अभिमन्यु का पारा और ज्यादा चढ़ गया। उसने मोबाइल की स्क्रीन प्रोजेक्ट हेड की आंखों के सामने की और गुस्से में बोला, ये देखो, अब इसका क्या रिप्लाई लिखकर भेजूं? यही कि हमने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसका पेनड्राइव तुम और तुम्हारी सिया ने मिलकर गायब कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को तो सिया के कारण किसी न किसी तरह बिगड़ना ही था। वहाँ मीटिंग हॉल में मैंने संभाल लिया, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ आखिर हो ही गई। इस वक्त अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहता था कि इसमें गलती किसकी है, और उसे अपनी सबसे आसान टारगेट सिया ही लग रही थी, क्योंकि शुरू से सभी लोग सारी गलती का टैग सिया पर ही लगा रहे थे और सबके दिमाग में ये फिट हो चुका था कि कुछ भी गलती होगी तो उसका क्रेडिट सिया को ही जाएगा। प्रोजेक्ट हेड कई बार अभिमन्यु को बताने की कोशिश कर रहा था कि सिया की गलती नहीं है, लेकिन अभिमन्यु कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और वो गुस्से में मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। वहाँ पर सिया अपने बगल में बैठी उस लड़की से बातें कर रही थी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि यह लोग बाहर चले गए और अब तक वापस नहीं आए। मीटिंग में बैठे सारे आए हुए क्लाइंट भी आपस में बातें कर रहे थे और उन्हें भी ऐसा विश्वास होने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब ये मीटिंग हॉल अभिमन्यु के गुस्से का शिकार होने वाला था। अभिमन्यु ने कभी अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा ही नहीं था। उसे बस कोई इस वक्त ऐसा वीक पर्सनैलिटी चाहिए था जिस पर वो अपने सारा गुस्सा निकाल सके। इस वक्त उसकी आंखों के सामने सिर्फ सिया ही दिख रही थी जिस पर वो अपना सारा गुस्सा निकाल सकता था और सारी गलती का क्रेडिट उसे दे सकता था। इधर विराज और दिशा दोनों ही गांव में सबसे मिलकर हवेली वापस आ रहे थे। हालांकि विक्टर अपने परिवार के पास ही रुक गया था। मौसी हवेली में अब थोड़ा बोर होने लगी थी, इसलिए वो अब हवेली के बाहर निकलकर गार्डन में आ रही थी। ठीक उसी वक्त उन्हें आलिया अपने कमरे में दिखी तो वो उसके कमरे के अंदर बढ़ गई। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि आलिया अपना सामान पैक कर रही थी। इस तरह बिना किसी ओकेजन के तैयारी करते देख मौसी को थोड़ी हैरानी हुई तो उन्होंने आलिया से सवाल किया, कहीं जा रही हो? ये सुनकर आलिया एकदम से चौंक गई और तुरंत ही झटके से पीछे मुड़ गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे मौसी खड़ी है। उसने मौसी के सवाल को सुना तो वो हकलाते हुए बोली, कहीं तक तो नहीं, बस सामान है, न तो रखना था न तो बस रख ही रहे थे। आलिया ने अपने डर को छुपाते हुए बहुत ही मुश्किल से अपनी बात को पूरा किया तो मौसी ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया और वापस कमरे से बाहर आने लगी। फिर उन्हें कुछ ध्यान आया तो वो पीछे मुड़कर आलिया से बोली, तुम और तुम्हारी माँ मुझे पहले से जानते थे क्या? ये सवाल सुनकर अब हैरान होने की बारी आलिया की थी। वो मौसी को देखकर ना मैं सिर हिलाती हुई बोली, नहीं मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन शायद मामा को पता था। दिशा यहाँ से जाने के बाद आप ही के पास रुकी थी ना, तो मामा उस वक्त जब मुंबई गए थे तो उन्हें ये बात तभी पता चली थी। कोई दिक्कत हुई है क्या? आप इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही है? इस पर मौसी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे दिमाग में आया तो पूछ लिया। वैसे यह ऊपर एक कमरे की दीवार और उसके दरवाजे पूरी तरीके से काले क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर आग लगी हो। ये सुनकर आलिया एकदम से घबरा गई। मौसी उसके चेहरे पर आते जाते भावों को एकदम ध्यान से देख रही थी। आलिया ने किसी तरह तो सामान को पैक करने के बारे में बहाना बना दिया था, लेकिन इस बारे में बोलते वक्त उसका सारा डर सामने दिख रहा था। अब वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन इस बार मौसी ने उसकी मदद कर दी और बोली, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे आग तुम ही ने लगाई हो। ये सुनकर आलिया बुरी तरीके से कांपने लगी थी, लेकिन मौसी ने फिर हल्का सा हंसते हुए कहा, बेटा गैसोलीन के गैलन को संभाल कर रखना चाहिए। अब से तो तुम ध्यान रखना कि तुमसे कमरे में तो आग लग गई, लेकिन गलती से कभी इसी तरह दोबारा गैसोलीन न गिरे और इस तरह के दोबारा कहीं आग न लगे। एक बार गलती की तो हवेली का एक कमरा इतना बुरा लग रहा है।
धीरे धीरे पूरी हवेली बहुत बुरी लगने लगेगी। उद्धरण चिन्ह। मौसी की बात सुनकर आलिया ने राहत की सांस ली कि मौसी ने अपनी बनाई कहानी को ही सच मान लिया और उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपनी बात बोलकर कमरे से बाहर जाने लगी और जाते जाते वो बोली, ध्यान रखना बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि कमरे को आग लगाने के चक्कर में तो बच गई, लेकिन हवेली को आग लगाने के चक्कर में तुम खुद ही जल जाओ। ये बोलकर मौसी तो चली गई, लेकिन आलिया उनकी बात सुनकर कंफ्यूजन में पड़ गई कि मौसी ने जो कहा वो सही है या फिर उनकी बातों में छुपा दूसरा मतलब जो सीधे आलिया के मां के नियत पर टोंट कर रहा था वो सही है। मौसी बाहर हाल में बैठकर मेड से जूस मांगकर पीने लगी और साथ में वो अपने सिर की मालिश भी करवाने लगी। उन्हें हवेली में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अभी वो अपने जूस को खत्म कर ही रही थी कि तभी दिशा और विराज दोनों हवेली आ गए। विराज आते ही सीधे मौसी के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने चेहरे के पसीने को सुखाते हुए मेड से बोला, मुझे भी एक गिलास जूस चाहिए था और दिशा के लिए भी फ्रेश जूस बना देना। दिशा भी गर्मी में बुरी तरीके से भीग चुकी थी और वो आते ही सीधे सोफे पर पसर गई। विराज भी अपने पसीने को सुखाने के बाद सोफे पर आकर बैठा और किचन के अंदर देखते हुए बोला, मेरी स्वीट सासू माँ दिख नहीं रही है, वो कहाँ गायब हो गई। इस पर सामने बैठी मौसी विराज को घूरते हुए बोली, ये तो कुछ अच्छी बात नहीं है, मुझे तो कभी इतने प्यार से स्वीट सासू माँ तुमने कहा नहीं, और मेरे सामने अपनी दूसरी सास को तो तुम बार बार स्वीट कह रहे हो, बताओ मुझे अच्छा लगेगा। ये सुनकर दिशा अपने पास बैठे विराज को देखने लगी तो विराज मौसी को देखकर बोला, अरे आप तो स्वीटनेस की ओवरडोज हो, आपको भला कोई कैसे इग्नोर करे। ये सुनकर विराज के बगल में बैठी दिशा अपने दांतों को दबाकर धीरे से बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी बातों से हमेशा फ्लड मारते रहते हो, थोड़ा तो संभाल कर बोलो, सास है तुम्हारी। इस पर विराज दिशा की तरफ चेहरा करके बोला, तुम्हें क्यों जलन होने लगी, मैंने भी तो विक्टर को मना किया था कि मेरी वाइफ को इतना प्यार न दिखाओ, जेलस फील होता है, तब तो तुम खुद हंसे जा रही थी। विराज और दिशा को आपस में इस तरह धीरे धीरे बातें करते देख मौसी उन दोनों को देखकर बोली, एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ ताकि तुम दोनों आराम से बातें कर सको। इतना कहकर मौसी उठने ही वाली थी कि तब तक मेड ने उनके सामने जूस लाकर रख दिया। तभी विराज ने मौसी को जाने से रोक लिया और तीनों लोग मिलकर जूस पीने लगे। जूस पीते पीते अचानक से मौसी ने कहा, आग आलिया ने लगाई थी न। ये सुनते ही दिशा को जूस अटक गया और वो खांसते हुए मौसी की तरफ देखने लगी। इस पर विराज ने हाथ से अपना जूस टेबल पर रखा और दिशा की पीठ सहलाते हुए बोला, इस बात से आपका क्या मतलब है। इस पर मौसी ने अपनी नजरें तिरछी करके आलिया के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तीनों कहीं भागने की तैयारी में है। ये सुनकर विराज और दिशा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इधर मुंबई में नव्या को किसी जरूरी काम से मार्केट जाना था, तो वो अपने भाई का सुबह से इंतजार करती रही कि वो उसे मार्केट लेते जाए, लेकिन जब उसके भाई को टाइम नहीं मिला तो खुद ही अकेले सामान लेने के लिए बाहर निकल गई। वो वहां पर सामान लेते लेते एक स्टेशनरी की दुकान पर पहुंची ही थी कि उसे वहां पर विवान अपने छोटे भाई के साथ दिख गया। नव्या विवान को देखते ही वो सोचने लगी कि वो वापस लौटे या फिर उसके पास जाने के बारे में सोचे, लेकिन तभी विवान की भी नजर उस पर पड़ गई। नव्या ने आसपास नजर घुमाई तो उसे वहां पर अपने कॉलेज के कुछ लोग भी नजर आ रहे थे, जो या तो वहां पर मौजूद मॉल में शॉपिंग करने आए हुए थे या फिर वो इस मार्केट में कुछ न कुछ सामान ले रहे थे। नव्या उन लोगों के सामने विवान से नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन तभी विवान खुद उसकी तरफ आने लगा तो नव्या वापस मुड़कर जा नहीं पाई और खड़ी की खड़ी रह गई। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।